ज्ञानेश कुमार, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार इस्तीफा देंगे। मैं बहुत बड़ी खबर दे रहा हूं, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह खबर सच साबित होगी? क्या यह अनुमान सच साबित होगा? मुझे लगता है कि यह सच साबित होगा और इसके लिए एक इंतजार है। किसका इंतजार है? सिर्फ एक इंतजार है और उस इंतजार के बाद में ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दे देंगे। अब वो इंतजार किस बात का है मैं ये भी आपको बताऊंगा, और क्यों मुझे ये लग रहा है, क्यों मैं ये अनुमान आपको जता रहा हूं कि ज्ञानेश कुमार इस्तीफा देंगे। तो मैं हवा में ये बात नहीं कह रहा हूं। जब मैं ये बात कह रहा हूं तो इसके कई सारे कारण हैं जो इस ओर इशारा करते हैं, संकेत करते हैं कि हां, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार वो इस्तीफा दे सकते हैं। आज की तारीख आप नोट कीजिए, आज की तारीख, आज का समय आप नोट कीजिए, और मैं इस खबर को आपको फिर से कभी सुनाऊंगा और तब सुनाऊंगा जब इनका इस्तीफा हो जाएगा। दरअसल नरेंद्र मोदी जब तक किसी को साथ में रखते हैं, या अब कहने के लिए तो चुनाव आयुक्त का जो पद है वो एक संवैधानिक पद है, फुल्ली इंडिपेंडेंट बॉडी है, पूरी तरह से स्वतंत्र है ज्ञानेश कुमार। लेकिन कितने स्वतंत्र हैं और किस तरीके से हैं, इसको लेकर के पब्लिक परसेप्शन वो सब जानते हैं कि कैसे किस तरीके से चीजें चल रही है। तो थोड़ा सा हम उस नजरिए से बात कर रहे हैं। हम मानते हैं कि ज्ञानेश कुमार एक संवैधानिक पद पर है, उनका मान सम्मान है, उनकी प्रतिष्ठा है, लेकिन कुछ चीजें जो पब्लिक परसेप्शन में है उसके आधार पर मैं एक अनुमान आज 23 अगस्त को जारी कर रहा हूं, और यह अनुमान मेरा गलत होगा या सही होगा इस बात को भी देखेंगे। मुझे लगता है कि ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दे देंगे, और इसके पीछे एक व्यक्ति नहीं है, दो नहीं है, तीन नहीं है, कई ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत मजबूत पदों पर थे, जिनको लेकर के कहा जाता था कि वो कभी इस्तीफा नहीं देंगे। और सबसे बड़ी बात, जिस तरीके से आज ज्ञानेश कुमार का कार्यकाल बचा हुआ है, जनवरी 2029 तक उनका कार्यकाल है, तो ऐसे में भला वो इस्तीफा क्यों देंगे? उनका तो स्वास्थ्य भी बिल्कुल चंगा है, तो वो इस्तीफा क्यों देंगे? ऐसा भी नहीं कि जगदीप धनखड़ की तरीके से स्वास्थ्य खराब हो जाए और खबर आ जाए, या फिर ऐसा ही होगा कि एक दिन खबर आए कि ज्ञानेश कुमार ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया। ऐसा हो सकता है, और मेरा अनुमान यही है कि ऐसा ही होगा। और इसको लेकर के जो इंतजार किया जा रहा है वो इंतजार है बिहार चुनाव का, ज्यादा से ज्यादा बंगाल चुनाव का। बस बिहार और बंगाल के चुनाव के बाद ज्ञानेश कुमार अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। ज्यादा से ज्यादा संभव है कि बंगाल, नहीं तो हो सकता है कि बिहार चुनाव के बाद में भी ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दे दें। दरअसल इसके पीछे जो मेरा गणित है या मेरा जो अनुमान है, उसके पीछे तर्क ये है कि नरेंद्र मोदी साहब को वो आदमी, वो लोग कम पसंद आते हैं जो उनकी छवि पर बोझ बन जाए। और इसके कई उदाहरण मैं आपको देने वाला हूं, बाकायदा तथ्यों के साथ में, आंकड़ों के साथ में। उनका कितना कार्यकाल बचा हुआ था, तब भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अभी पीछे से मैं शुरू करता हूं ताकि आपको चीजें थोड़ा सा रिलेवेंट लगे, आपको समझ में आए। जगदीप धनखड़, खासम खास सरकार के ऐसे व्यक्ति जिनको लेकर के विपक्ष ने कहा कि हम महाअभियोग लेकर के आएंगे, लेकिन जगदीप धनखड़ का अचानक एक शाम इस्तीफा हो जाता है कि स्वास्थ्य कारणों से मैं इस्तीफा दे रहा हूं। 1 महीने से ज्यादा का समय हो गया और वो आज कहीं भी दिखाई नहीं देते हैं। कहीं उनका कोई बयान नहीं, कोई फोटो नहीं, कोई हेल्थ बुलेटिन नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल साइलेंट, बिल्कुल सन्नाटे में। जगदीप धनखड़ को लेकर के कहा गया कि वो नरेंद्र मोदी पर एक तरीके से बोझ हो गए हैं। दूसरी बड़ी हस्ती जिसमें इसका नाम लिया जा सकता है, माधवीपुरी बुच, सेबी की चीफ माधवीपुरी बुच। मैं पीछे से आपको लेकर के चल रहा हूं ताकि आपको चीजें समझ में आने लगे। माधवीपुरी बुच, याद कीजिए अडानी का मामला, राहुल गांधी और विपक्ष ने जिस तरीके से इस मामले को उठाया,
माधवीपुरी बुच को बचाने की पूरी कोशिश की गई। माधवीपुरी बुच, उनके कनेक्शन बताए गए कि इनके परिवार के लोगों के पैसे वो लगे हुए हैं अडानी की कंपनियों में, अडानी के संबंधियों की जो कंपनियां हैं उनमें पैसे लगे हुए हैं। विपक्ष इस्तीफा मांगता रहा लेकिन इस्तीफा नहीं हुआ और अचानक से खबर आई माधवीपुरी बुच का इस्तीफा हो गया। माधवीपुरी बुच भी बोझ बन गई थी। उसके बाद में आप याद कीजिए, सतपाल मलिक साहब अभी नहीं रहे, लेकिन सतपाल मलिक जिस तरीके से वो पद पर बैठ करके कभी किसानों की बात, कभी पहलवानों की बात, कभी नौजवानों की बात कर रहे थे, और सतपाल मलिक, उनको भी फिर बिल्कुल ऐसे किनारे में कर दिया गया, बिल्कुल एकांत में रख दिया गया कि उनके इंटरव्यूज, उनकी बाइट टीवी पर दिखना तक बंद हो गई। तो ऐसे कई सारे किस्से हैं। मैं कुछ अधिकारियों के भी नाम ले सकता हूं, जो अधिकारी एक वक्त में खूब सुर्खियां बटोर रहे थे, खूब सुर्खियां लेकर के आ रहे थे। याद करिए आर्यन खान का केस, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का केस, और उस वक्त में समीर वानखेड़े ने जिस तरीके से उसमें धार दी, चीजों को किया, फिर उसके बाद में समीर वानखेड़े, क्योंकि आर्यन खान को जमानत मिली और कोर्ट ने बहुत बुरी तरह से लताड़ा, और उसके बाद में समीर वानखेड़े वो भी चलता हो गए। तो ऐसे बहुत सारे किस्से हैं, ऐसे बहुत सारी कहानियां हैं, ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं। मैं एक एक करके आपको कई ऐसे व्यक्ति बताने वाला हूं। सीबीआई के चीफ, आरबीआई के चीफ, जो अपने पदों पर थे, जिनके इस्तीफे अचानक से हो गए, जिनका कार्यकाल बचा हुआ था, आप देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे, बहुत बड़े बड़े नाम हैं। और उसी आधार पर मुझे लग रहा है कि ज्ञानेश कुमार 2029 संभव ही दिखाई नहीं देता है कि वो वहां तक रहे। अब कहां तक रहेंगे, कब तक रहेंगे, बस यही केवल सवाल है। लेकिन 2029 जनवरी तक नहीं रहेंगे, ये मुझे साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। अब उनका स्वास्थ्य कब तक, वो वाला स्वास्थ्य नहीं, वैसे तो हम उम्मीद करते हैं कि वो खूब स्वस्थ रहे, खूब मस्त रहे, लेकिन जो इस्तीफे में स्वास्थ्य का हवाला दिया जाता है, पारिवारिक रीजन बताए जाते हैं कि पारिवारिक कारणों की वजह से इस्तीफा दे दिया, वो चीजें कब तक चलती हैं और वो चीजें कब लिखी जाती हैं, ये जो है वो इंतजार अभी बाकी है। अब एक एक करके आपकी स्क्रीन पर देखिए जरा। आरबीआई के गवर्नर रघुराम राजन, बहुत माने हुए व्यक्ति रघुराम राजन, लेकिन रघुराम राजन 2016 में आरबीआई के गवर्नर थे और कार्यकाल समाप्त होने से 2016 में उन्होंने खुद दोबारा नियुक्त होने की इच्छा जताई। उनका कार्यकाल खत्म भी नहीं हुआ था, लेकिन इससे पहले उन्होंने कह दिया कि नहीं, मैं अब इस पद पर नहीं रहने वाला हूं। दरअसल नोटबंदी लेकर के आ रहे थे नरेंद्र मोदी। रघुराम राजन ने कहा कि ये वाला आइडिया मेरे रहते नहीं हो सकता है। रघुराम राजन, उन्होंने नोटबंदी से पहले वो इस बात को कह दिया था। आर्थिक नीतियों को लेकर के मतभेद थे मोदी जी में और रघुराम राजन में, क्योंकि वो अलग तरीके से सोच रहे थे, नरेंद्र मोदी अलग तरीके से सोच रहे थे। ये 2016 की बात है, नरेंद्र मोदी को आए हुए सिर्फ 2 साल हुए थे। उसके बाद में दूसरा बड़ा नाम अरविंद सुब्रमण्यम, मुख्य आर्थिक सलाहकार। 2018 में इन्होंने अपना पद छोड़ा निजी कारणों से और अकादमिक रुचि के लिए इन्होंने पद छोड़ दिया। सरकार के आप मुख्य सलाहकार हैं, दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री के आप मुख्य सलाहकार हैं, और आप जो है वो कहते हैं कि नहीं, मेरी तो रुचि अब एकेडमी में है, मैं थोड़ा पढ़ाना चाहता हूं। आपको लगता है ये बातें सही होंगी, लेकिन यही वजह उन्होंने बताई थी कि मेरे निजी कारण है और अकादमिक काम करना चाहता हूं, मैं एकेडमी के लिए, लोगों को पढ़ाने लिखाने के लिए काम करना चाहता हूं। जीएसटी समेत कई आर्थिक मसलों पर इनके मतभेद थे, ये इस वक्त में चर्चा में रहे और फिर इस्तीफा हो गया। फिर उर्जित पटेल साहब, बहुत बड़ा नाम उर्जित पटेल, रघुराम राजन के बाद में उर्जित पटेल को लाया गया। उर्जित पटेल आरबीआई के गवर्नर 2018 में, नोटबंदी के 2 साल बाद में इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। दिसंबर 2018 में व्यक्तिगत कारण बता करके इस्तीफा दे दिया। सरकार से नीतिगत विवाद भी वजह रहा, तो इन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया 2018 के अंदर, व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कब तक स्वास्थ्य और व्यक्तिगत होता है, ये देखने वाली बात है। अशोक लवासा चुनाव आयुक्त, जैसे आज चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, इसी कुर्सी पर अशोक लवासा वो बैठे हुए थे 2020 में। 2020 में
एशियन डेवलपमेंट बैंक में नियुक्ति के लिए इन्होंने अपना पद छोड़ दिया। एक बैंक, उसमें नियुक्ति के लिए दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में चुनाव करवाने की, निष्पक्ष चुनाव करवाने की जिम्मेदारी जिनको मिली हुई थी, जिस कुर्सी पर वो बैठे हुए थे, उस कुर्सी को छोड़ करके ये साहब चले गए, अशोक लवासा। देखिए आप, चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन पर विरोधी मत वाली रिपोर्ट और परिवार पर जांच का कारण जो है वो इनका इस्तीफे का कारण बना। तो 2020 में ये देखिए, इनका इस्तीफा इसलिए भी कहा जाता है कि जब 2019 के लोकसभा के चुनाव चल रहे थे तो उस वक्त में ये मोदी जी पर भी कार्रवाई करना चाहते थे। ये बात कई बार जो है दबी जुबान में सामने आई कि मोदी जी पर भी कार्रवाई करना चाहते थे, लेकिन बाकी के, चूंकि हमारे देश में 3 चुनाव आयुक्त होते हैं, एक मुख्य चुनाव आयुक्त और उनके साथ में 2 चुनाव आयुक्त और होते हैं, लेकिन तीनों की राय होगी तभी आप प्रधानमंत्री के खिलाफ एक्शन ले पाएंगे। बाकी 2 की राय जो नहीं मिल पाई। ये चाहते थे कि नरेंद्र मोदी जिस तरीके से सेना को लेकर के और सारी बातों को लेकर के उस वक्त में वोट मांग रहे थे, विपक्ष ने बार बार शिकायत दी उसको लेकर के कि आप कार्रवाई कीजिए, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। ये बातें ऑफ द रिकॉर्ड मैं आपको बता रहा हूं, ये बातें ऑन द रिकॉर्ड किसी ने नहीं की, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा खूब थी कि वो प्रधानमंत्री पर कार्रवाई करना चाहते, लेकिन उनके हाथ बांध दिए गए। इसलिए उन्होंने कहा कि चलिए धन्यवाद, मैं जा रहा हूं। इसके बाद में एक और बहुत बड़ा नाम, अमरजीत सिन्हा, पीएमओ के सलाहकार 2021 में इन्होंने पद छोड़ दिया। प्रधानमंत्री कार्यालय में सलाहकार पद से समय से पहले इस्तीफा दे दिया। इससे पहले पीके सिन्हा और नृपेंद्र मिश्र वो पीएमओ पद से अलग हुए थे। हालांकि नृपेंद्र मिश्र को लेकर के कहा जाता है कि उनको राम मंदिर का काम मिला था, कि राम मंदिर के काम में जाकर के आपको देखना है सब चीजें उस वहां पर किस तरीके से हो रही है, नरेंद्र मोदी को उद्घाटन करवाना है वहां पर चुनाव से ठीक पहले पहले, तो चीजों को थोड़ा सा उस तरीके से मैनेज कीजिए। तो इनका तो एक वो वजह मानी जाती है। हालांकि नृपेंद्र मिश्र पर यह भी आरोप थे कि उस वक्त में राम मंदिर की जब कार्रवाई चल रही थी तो राम मंदिर के कार सेवकों पर गोली चलवाने के जो आदेश थे वो इनके रहते हुए ही आए थे। मुलायम सिंह की सरकार भले ही थी, लेकिन इनके रहते हुए ये अधिकारी थे उस वक्त में, इनके रहते हुए आए थे। तो अमरजीत सिन्हा पीएमओ के सलाहकार के तौर पर थे और इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब पीएमओ के आप सलाहकार हैं और आप इस्तीफा दे रहे हैं, प्रधानमंत्री के आप सलाहकार हैं। यहां तो कोई अगर किसी विधायक का पीए भी है, विधायक तो छोड़िए, कोई पार्षद का अगर कोई खास आदमी है तो वो भी पीछे नहीं हटता है, वो भी कोठी बंगले जमीन जायदाद प्लॉट पता नहीं क्या क्या बना डालता है, लेकिन ये छोड़ करके आ गए। अरुण गोयल, एक और चुनाव आयुक्त, 2024 में इन्होंने इस्तीफा दिया। मार्च 2024 के अंदर व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए इन्होंने इस्तीफा दे दिया। इलेक्शन कमीशन में आंतरिक विवाद व नियुक्ति की प्रक्रिया चर्चा में रही थी। तो देखिए इसी तरीके से जो है वो खबरें आती है। अभी मार्च 2024 में इन्होंने इस्तीफा दे दिया था और अचानक से चुनाव से पहले जब इनका इस्तीफा हुआ था तो बहुत सारी बातें निकल करके आई कि मोदी जी ये चुनाव अपने ही तरीके से लड़ना चाहते हैं, फ्री हैंड पूरी तरह से नरेंद्र मोदी को चाहिए। और आपको याद होगा इस चुनाव में मंगलसूत्र, मुजरा, पता नहीं क्या क्या आया था। तो असीम गोयल ने शायद सोच लिया होगा, भांप लिया होगा कि मैं, अरुण गोयल माफ कीजिए, कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। और उन्होंने पहले ही कहा कि आप अपने तरीके से किसी और आदमी को बैठा दीजिए, उनसे चुनाव करवा लीजिए, मैं चुनाव नहीं करवा पाऊंगा, मैं जा रहा हूं। वो चले गए। जगदीप धनखड़, अभी लास्ट नाम जगदीप धनखड़, उपराष्ट्रपति के पद पर थे 2025 में। 21 जुलाई 2025 को स्वास्थ्य कारणों का हवाला दे करके, स्वास्थ्य कारणों को बता करके इन्होंने इस्तीफा दे दिया। विपक्ष ने सरकार और धनखड़ के बीच में मतभेद का इशारा किया, लेकिन स्वास्थ्य ही आधिकारिक वजह रही कि स्वास्थ्य खराब है। लेकिन ऐसा स्वास्थ्य कि आज तक पता नहीं चल पाया कि भाई उनका स्वास्थ्य सच में जो है वो खराब था या फिर कुछ और बात थी। अब देखिए एक बार जरा फिर से देखिए कितना कितना कार्यकाल बचा हुआ था। रघुराम राजन ने जब पद छोड़ा था 2016 में, आरबीआई के गवर्नर पद से इस्तीफा दिया था, उस वक्त में उनके पास में महज कुछ महीने बचे थे, तब उन्होंने इस्तीफा दिया था। मुख्य सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने 2018 में इस्तीफा दिया। लगभग 10 महीने का कार्यकाल उनका बचा हुआ था। और उसके बाद में उर्जित पटेल, उन्होंने इस्तीफा दिया 2018 में, आरबीआई के गवर्नर पद पर रहते हुए इस्तीफा दिया। 9 महीने इनके बाकी थे लेकिन इस्तीफा दे दिया। आरबीआई के गवर्नर थे, 9 महीने बाकी थे। मोदी जी इनको लेकर के आए थे, नोटबंदी करवानी थी। नोटबंदी जब हुई, नए नोट निकल करके सामने आए तो
उन नए नोटों पर इनके साइन थे, लेकिन ये छोड़ करके चले गए। बाद में 2000 का नोट वापसी लिया गया। फिर उसके बाद में अशोक लवासा, चुनाव आयुक्त अशोक लवासा 2020 में इस्तीफा दिया। इनका 2 साल और 2 महीने का कार्यकाल बचा हुआ था, यानी 26 महीने इनके बचे हुए थे। सोचिए आप जरा, 26 महीने किसी के बचे हुए हों, 2-2.5 साल किसी के बचे हुए हों और वो छोड़ करके चला जाए, आसान तो नहीं लगता है। इसके बाद में पीएमओ के सलाहकार अमरजीत सिन्हा, उन्होंने इस्तीफा दिया था 2021 में। उनका भी 6 महीने का कार्यकाल बचा हुआ था। अरुण गोयल, उन्होंने जब इस्तीफा दिया मार्च 2024 में, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले, तो उस वक्त में उनका कार्यकाल, बहुत लंबा कार्यकाल है, 3 साल और 9 महीने का कार्यकाल बचा हुआ था। 3 साल 9 महीने का कार्यकाल उनका बचा हुआ था। तो आप क्या कहेंगे? क्या आपको लगता है कि आज मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जिस पद पर हैं, उनको जनवरी 2029 में रिटायर होना है? यह साल तो आप समझिए गया ही, केवल 2026, 27 और 28 का साल है, यानी 3 साल बाकी है। लेकिन इनके 3 साल और 9 महीने का वक्त है, इतना तो इनका भी नहीं बचा है। तो इससे ज्यादा जो वक्त बचा हुआ था वो छोड़ करके चले गए। तो कोई हैरानी की बात नहीं होगी, कोई अचरज नहीं होगा अगर ज्ञानेश कुमार छोड़ करके चले जाएंगे, तो धरती पलटने वाली नहीं है। होता रहा है, हो जाएगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, इन्होंने जुलाई 2025 में अभी इस्तीफा दिया था और इनका 2 साल का कार्यकाल जो है बचा हुआ था। तो क्यों नहीं छोड़ सकते हैं? बिल्कुल छोड़ सकते हैं। एक छोटा सा किस्सा और बता देता हूं। आर्यन खान, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान, उनको अक्टूबर 2021 में गिरफ्तार किया गया था। मुंबई से गोवा जा रही थी एक क्रूज और वहां से उनको गिरफ्तार किया गया था। एक खबर आई सामने, किसी को यकीन तक नहीं हुआ कि ऐसा हो भी सकता है। बॉलीवुड के किंग खान माने जाते हैं शाहरुख खान, और उनके बेटे को कोई गिरफ्तार कर ले, और वो भी ड्रग्स के केस में। ये बात जो है वो यकीन से परे की बात थी, बॉलीवुड के लिए भी, देश के लिए भी। लेकिन फिर उसके बाद में केवल और केवल किंग खान, क्योंकि उस वक्त में बड़ा जो है चर्चा में था कि जमाती ये कर रहे हैं, जमातियों की वजह से कोरोना फैल गया है, ये हो गया है, मुसलमान एक तरीके से टारगेट पर थे, और किंग खान वो उसी चक्कर में आ गए। ये भी था कि जो समीर वानखेड़े हैं, उनके बारे में ये भी कहा गया कि समीर वानखेड़े वो शाहरुख खान से डील कर रहे थे और किसी ने बीच में इस डील को लीक कर दिया, और फिर उसके बाद में आधिकारिक तौर पर शाहरुख खान के बेटे की गिरफ्तारी दिखानी पड़ी। लेकिन बाद में सीबीआई ने समीर वानखेड़े के खिलाफ मई 2023 में रिश्वत मांगने का मामला दर्ज कर लिया। सोचिए जरा, समीर वानखेड़े जो शाहरुख खान के बेटे को गिरफ्तार करते हैं, और उनको जो है उस मामले के अंदर क्लीन चिट मिल गई थी। आर्यन खान और उनके परिवार से 25 करोड़ रुपए मांगने का भी जो है वो आरोप लगा था कि ये 25 करोड़ रुपए मांग रहे थे समीर वानखेड़े। आप बताइए कि किसी अधिकारी की हिम्मत है कि कोई अधिकारी किंग खान से रिश्वत मांग रहा है, 25 करोड़ रुपए की रिश्वत मांग रहा है, और इंटेलिजेंस को पता नहीं, सरकार को पता नहीं हो? चलिए, हो जाता, कई बार नहीं पता चलती ये बातें, लेकिन सरकार और इंटेलिजेंस अगर चाहे तो फिर 24 घंटे के अंदर पता कर सकती है कि हां, अगर शाहरुख खान के बेटे को गिरफ्तार किया गया तो इसके पीछे इंटेंशन क्या है, क्या सोच है, ये खूब पता किया जा सकता है, और पता किया भी गया होगा। लेकिन हां, उस वक्त में शायद लगा होगा कि चलिए इसमें से रस निकल रहा है तो निकलने दीजिए, तब तक खूब जूस पीजिए, और जब रस खत्म हो जाएगा फिर उसके बाद में डस्टबिन में चीजें चली जाएंगी। तो कुल मिलाकर के ये कहानी, ये किस्से, ये लोगों के इस्तीफे, वो इस और साफ तौर पर इशारा करते हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त जो इस वक्त में ज्ञानेश कुमार साहब, वो विपक्ष की सीधे निशाने पर है। सरकार उनको बचाने के लिए रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, बीजेपी के नेता खूब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। नरेंद्र मोदी वो घुसपैठियों का नाम लेकर के एक तरीके से एसआईआर को डिफेंड कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आखिरकार कब तक? ये बहुत बड़ा सवाल है। बिहार चुनाव तक या बंगाल चुनाव तक? कब वो खबर आएगी कि स्वास्थ्य कारणों के हिसाब से या फिर व्यक्तिगत कारणों की वजह से इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है? या आपको लगता है कि नहीं, ये अनुमान गलत ही साबित होगा और जनवरी 2029 तो छोड़िए, इनको नरेंद्र मोदी 2029 का लोकसभा का चुनाव करवा करके तब विदा करेंगे। बहरहाल, आप लोग क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।